अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट एंड इवेपोरेशन। चेंज इन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह गैस को फिर लिक्विड में और लिक्विड को फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ती है। अब ये एनर्जी कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हम उसको हीट अप करते हैं, हीटिंग के प्रोसेस से पास करवाते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को मज़ीद अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करें, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू। अब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। और सेम हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें गैस की जो एनर्जी है वो लूज करवानी है। अब गैस एनर्जी कैसे लूज करेगी, तो सिंपली हम उसको कूल डाउन कर देंगे, यानी कूलिंग के प्रोसेस से पास करवाएंगे, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम लिक्विड को भी कूल डाउन कर दें तो उसकी एनर्जी लूज हो जाती है, तो लिक्विड जो है वो स्टूडेंट्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये कैसे होता है। चेंज इन स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग। जब भी आपके पास कोई मटेरियल एनर्जी को अब्जॉर्ब या लूज करे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स or molecules of a substance changes that can lead to the change in state of matter। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जब भी मैटर एनर्जी को अब्जॉर्ब या लूज करता है तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो जाती है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर व्हेन द मैटर लूजेस और अब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, आपने दो बातें जो है ना वो याद रखनी है कि एक हमारे पास आपने याद रखना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और एक स्टूडेंट आपने याद रखना है सेपरेशन। इन दो पॉइंट्स को आपने बेटा अपने माइंड में रखना है जब हम चेंज इन स्टेट को स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी से मूव करते हैं। अब तेजी से मूव करने के लिए जारी बात उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा जगह चाहिए और सेपरेशन चाहिए। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी से मूव करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। तो लेट्स सपोज सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गई हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मजीद हम उसको हीट अप करते रहें तो हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होती चली जा रही। जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें, जब हमारे पास सेपरेशन बढ़ती है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और मज़ीद अगर हम हीट अप करें, मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करें, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बॉइलिंग का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस एनर्जी, जब सब्सटेंस एनर्जी लूज करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, जिसकी वजह से अब उनको लेस स्पेस चाहिए, कम जगह चाहिए। और सेपरेशन, यानी पहले वो सेपरेट होकर दूर चले गए थे, अब वो लेस स्पेस होने की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब ये होता है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और
अगर मज़ीद हम उसमें से एनर्जी को लूज़ करवा दें तो हमारे पास लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हमारे पास है ये आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए जो है उसको याद करना है। स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट में एक लास्ट पैराग्राफ है जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है, व्हाई गैसेस एक्सपैंड मोर देन सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होती है? क्योंकि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत आपस में करीब होते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। वीकेस्ट इन द गैसेस। अब गैसेस में देखें, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। दैट इज़ वाई गैसेस exhibit greatest relative thermal expansion while solid have least। अब relative thermal expansion का मतलब है कि अगर हम गैसेस को सॉलिड से कंपेयर करें तो गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं। तो स्टूडेंट, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है कि वाई गैसेस एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इवेपोरेशन का। तो इवेपोरेशन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर करें कि आपके पास वेट क्लॉथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, और उनको आपने ड्राई करना है। अब वो ड्राई कैसे होते हैं? आप उनको छत पे हैंग कर आते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद वो जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। अब उसमें आपने बाकायदा कपड़ों को हीट अप नहीं किया, लेकिन फिर भी जो कपड़ों में पानी था, वाटर था, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें हम किसी लिक्विड को हीट अप ना करें, लेकिन जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड यानी वेपराइज हो जाए, उस प्रोसेस को वेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच liquid changes into gas at its surface without boiling। अब स्टूडेंट्स, इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हो तो किसी आपके पास वाटर हो तो उसको वेपराइज करने के लिए आप उसको हीट अप करना पड़ता है, और जब तक वाटर बॉयल ना हो तो वो वेपराइज नहीं होता। लेकिन ये बगैर बॉइलिंग के लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखें, यहाँ पे कहता है एट इट्स सरफेस। अब देखें, ये आपके पास एक लिक्विड है और लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं मिसाल के तौर पर जो इस लिक्विड की सरफेस पे हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे होते हैं वो इवेपोरेट हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट इट्स सरफेस। तो अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर हैं उनको सिर्फ अलाउ है कि वो जो है वो वेपर्स में चेंज हो सकते हैं। नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वो इवेपोरेट नहीं हो सकते। ये सरफेस से होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हर टेम्परेचर पे चलता रहता है, बट इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़रा जल्दी तेज होती है। पार्टिकल with the enough energy escape from the surface into the air as vapor। अब क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि हमारे पास इवेपोरेशन होगी कब? तो स्टूडेंट, इनमें से सरफेस पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो सरफेस को छोड़ के वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो लेट्स सपोज इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी किसी वजह से, तो इसने सरफेस को लीव किया और वो एटमॉस्फेयर में चला गया। और लेट्स सपोज इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी तो इसने भी सरफेस को लीव कर दिया और वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जिस पार्टिकल के पास, जिस एटम के पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो हमारे पास लिक्विड की सरफेस को स्केप आउट कर जाता है और वेपर्स में चेंज हो जाता है।
अब इसके बाद बेटा ये इसकी एग्जांपल्स बन सकती हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन अकर एट रूम टेम्परेचर। इवेपोरेशन स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर पे भी चल रही होती है। फॉर इंस्टेंस स्पिल्ड वाटर ग्रेजुअली डिसअपेयर। स्पिल्ड वाटर का मतलब है कि आप अगर पानी को फर्श पे गिराएं थोड़ी देर के लिए और आप देखेंगे कुछ देर बाद वो जो पानी है, वो जो वाटर है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वहां से गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली वो इवेपोरेट हो जाता है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ्स। ये हेल्प करता है गीले कपड़ों को सुखाने के लिए। एंड कूलिंग आवर बॉडीज, और हमारे बॉडीज को ठंडा करने के लिए थ्रू स्वेटिंग, पसीने के थ्रू। अब बेटा जब हमें पसीना आता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्मी है, गर्मी की वजह से हमें पसीना आता है, और ये जो वेपोरेशन है ये हमारी बॉडी को साथ साथ कूल डाउन करती रहती है। अब ये कूलिंग जो है ना, हमें ज़्यादातर तब फील होती है जब हमें पसीना आया और अचानक से पंखा चलना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक जो है वो इसी इवेपोरेशन के थ्रू ही होती है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये इवेपोरेशन ना हो रही हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कि हम उसको बर्दाश्त ना कर सके, तो हमारी बॉडी को साथ साथ कूल डाउन करने का जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन करती है। अब देखते हैं कि ये इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो वेपोरेशन कम होगी। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में ज़रा देर लगती है उनको सूखने में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। द हायर द टेम्परेचर फास्टर इवेपोरेशन अकर। व्हेन हीट इज एडेड द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड मूव more energetically and increasing the chance of them escaping into the air as a vapor. सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो तेज़ हो जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक आपके पास गिलास है और उसमें एक आपने लिक्विड फिल करके रखा हुआ है, और उतना ही पानी आप फर्श पे गिरा देते हैं। ये फर्श पे आपने पानी गिरा दिया, आप देखेंगे कुछ देर बाद जो फर्श पे गिरा हुआ पानी है वो तो इवेपोरेट हो चुका लगा, लेकिन जो हमारे पास गिलास के अंदर जो पानी है वो अभी तक मौजूद है। और इवन कि आप देखेंगे घंटों तक जो पानी है वो गिलास के अंदर पड़ा रहेगा, जबकि जो आपने फर्श पे पानी गिराया था वो इवेपोरेट हो चुका होगा, क्योंकि फर्श पे जो हमारे पास लिक्विड है उसको लार्जर सरफेस एरिया मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जल्दी से वेपोरेट हो गए, जबकि ग्लास में सरफेस एरिया कम है जिसकी वजह से उसको देर लग रही है। द लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर लिक्विड टू एक्सपोज टू द एयर विच स्पीड्स अप द इवेपोरेशन। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है एयर मूवमेंट। चलती हुई हवा जो है वो भी इवेपोरेशन को जो है वो तेज़ करती है। वो कैसे करती है? तो स्टूडेंट्स आप ये ऑब्जर्व करें कि आपके पास ये वो इसमें लिक्विड मौजूद है और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो गए, तो वो इवेपोरेट होकर यहाँ पे पहुँच गए लेट्स सपोज। तो अगर स्टूडेंट्स हवा चल रही होगी, विंड चल रही होगी, तो ये जो हवा है इन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगी। तो इन मॉलिक्यूल्स को जब अपने साथ ले जाएगी तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को भी यानी मौका मिलेगा वेपोरेट होने का। ठीक है, तो जितनी हवा तेज चल रही होती है वेपोरेशन उससे तेज हो जाती है। एयर मूवमेंट, विंड स्पीड, wind or air movement helps to carry away the vapor molecule from the surface of liquid. This prevents saturation of air above the liquid and allow more molecules to escape. इससे ये होता है कि जो चलती हुई हवा है वो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा नहीं होने देती, वाटर मॉलिक्यूल्स को, बल्कि वो अपने साथ ले जाती है ताकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को फिर वो मौका मिल सके कि वो एवेपोरेट हो सके। फिर हमारे पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी स्टूडेंट कहते हैं नमी को, हवा में मौजूद नमी को। स्टूडेंट याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपके पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इफ एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर,
high humidity, evaporation slows down, but in dry air, the process occur more rapidly. जो ड्राई एयर होती है, खुश्क हवा, उसमें वेपोरेशन ज़्यादा होती है। अब नमी वाली हवा में वेपोरेशन क्यों इतनी यानी कि स्लो क्यों हो जाती है? तो ये बेटा सपोज करें कि आपके पास वही सिचुएशन है, ये लिक्विड है, अब इसके इर्द गिर्द एयर मौजूद है, तो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स अगर पहले से ही होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है, और एयर में पहले ही हाई कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास जो है वो जो इस में से लिक्विड ने एवेपोरेट होना था, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से बहुत कम एवेपोरेट हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हवा है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए जो हम ह्यूमिड एयर होती है, नमी वाली हवा होती है, उसकी मौजूदगी में एवेपोरेशन स्लो हो जाती है, जबकि खुश्क हवा में एवेपोरेशन फास्ट होती है। नेचर ऑफ द लिक्विड, कुछ लिक्विड जल्दी से वेपोरेट हो जाते हैं, कुछ लिक्विड स्लोली वेपोरेट होते हैं। डिफरेंट लिक्विड वेपोरेट एट डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर इंस्टेंस अल्कोहल वेपोरेट फास्टर देन वाटर। अल्कोहल पानी के मुकाबले में जल्दी से वेपोरेट हो जाता है। प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन इनहेंस इवेपोरेशन since there is less force pushing down on the liquid surface, making it easier for molecule to escape. अब स्टूडेंट हमारे पास अगर ये हमारे पास लिक्विड है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा पुश करेगा नीचे की तरफ से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पे एक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो फोर्स है वो कम लगेगी, और लिक्विड जो है वो आसानी से इवेपोरेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बाकायदा टॉपिक है कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन escaping molecules takes away heat from the remaining liquid. This process cools the liquid down because higher energy molecules leave and leaving behind cooler molecules. अब स्टूडेंट ये देखें, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बाहर निकल गए, अब ये क्यों निकले हैं? क्योंकि इनके पास ज़्यादा एनर्जी थी, और ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो बाहर निकल गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। पीछे स्टूडेंट रह गए लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, पीछे रह गए लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, तो जाहिर बात है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से लिक्विड के पास अब कम एनर्जी है, तो वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर द वाटर वेपोरेट्स क्विकली एंड कूल द क्लॉथ्स। जो हमारे पास वेट क्लॉथ्स हैं वो जल्दी से वेपोरेट हो जाते हैं और कपड़े ठंडे हो जाते हैं उससे। सिमिलरली स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स टेक अवे बॉडी हीट एंड मेक अस फील कूलर। अब देखें, हमारी बॉडी में जो पसीना आया हुआ है उसने एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब करनी? हमारी बॉडी से अब्जॉर्ब करनी। तो जब हमारी बॉडी से वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एवेपोरेट होगा, तो हमारी स्किन की जो थोड़ी सी एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। रेफ्रिजरेशन विदाउट CFC। अब रेफ्रिजरेशन बेटा हमारे पास होती है कूलिंग के प्रोसेस को कहते हैं कूलिंग के। विदाउट CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये रेफ्रिजरेशंस क्या है बेटा? आपके घर रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिजेस मौजूद है, तो उसमें कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है? वो भी इवेपोरेशन से ही होती है। इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कूलिंग अफेक्टेड कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन play an important role in lowering the temperature without relying harmful CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बेटा इवेपोरेशन के प्रोसेस से पहले जो हमारे पास फ्रिजेस या रेफ्रिजरेटर्स थे, उसमें हम कूलिंग का प्रोसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस थी उनके थ्रू करते थे। अब इन गैसेस का नुकसान ये था कि ये एनवायरनमेंट को ख़राब करती थी, ख़ास तौर पे हमारी जो ओजोन लेयर है उसको बड़ा इसने डैमेज किया हुआ था। तो फिर बाद में हमने क्या किया, दिस सिस्टम यूजेस environmental friendly refrigerants
that evaporates at lower temperature inside the cooling coils. हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इस्तेमाल करने के बजाय हमने दूसरी गैसेस का इस्तेमाल किया, उनको कहते हैं रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग प्रोड्यूस करती हैं। अब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होती हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करती, और ये जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं इवेपोरेट कर जाते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे इनसाइड द कूलिंग कॉइल्स। ये फ्रिज में होती है कूलिंग कॉइल्स, जिसमें इवेपोरेट हो जाता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है रेफ्रिजरेशन विद आउट CFC, के यानी कि हम CFC को यूज़ किए बगैर किस तरह से कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। एज द रेफ्रिजरेंट स्टूडेंट कोई गैस होती है जो फ्रिज के अंदर इवेपोरेट होती है और उससे कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इट अब्जॉर्ब्स large amount of heat from the surrounding such as inside a refrigerator causing the temperature to drop। अब स्टूडेंट इस वाले हिस्से में हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता है जो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हो चुकी होती है उसकी। अब ये इनसाइड है उसका फ्रिज का, तो आप समझिए आपने कोई चीज़ रखी है यहाँ पे ठंडी होने के लिए। अब बेटा रेफ्रिजरेंट जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और जो खाना वगैरह है वो इसके मुकाबले में गर्म होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हमें पता है कि हीट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है, तो इस खाने में से हीट निकल के जो है वो इस हिस्से में अब्जॉर्ब हो जाएगी, रेफ्रिजरेंट के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं। दिस अब्जॉर्ब्ड हीट इज देन कैरिड अवे एज द वेपर is compressed and condensed back into liquid outside the cooling compartment। अब यहाँ से बेटा ये जो रेफ्रिजरेंट है जिसने खाने में से हीट को अब्जॉर्ब किया है वो यहाँ से मूव करेगा, गैस स्टेट में होगा, और यहाँ से मूव करते करते स्टूडेंट वो कंप्रेसर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर उस गैस को जो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आई है बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा, दबाएगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि ये जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड गैस है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई है, वो इन क्वाइल्स के थ्रू मूव करेगी, इन क्वाइल्स में से मूव करेगी। अब बेटा जो गैस इन क्वाइल्स में से मूव कर रही है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। तो इसके मुकाबले में जो हमारे पास रूम है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, इसमें से हीट निकल के जो है स्टूडेंट वो हमारे रूम के इन्वायरमेंट में चली जाएगी। और होगा क्या, जैसे जैसे गैस इसमें से मूव करेगी उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आखिरकार इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा कि गैस जब इस पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी तो बेटा वो इस पॉइंट में लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी हीट एनवायरनमेंट में चली गई। और इस पॉइंट पे स्टूडेंट जो हमारे पास है टेम्परेचर उसका मीडियम होगा, जबकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब जो गैस लिक्विड में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो यहाँ से पास करेगी, और आप देखें यहाँ पे एक बहुत ही बारीक ट्यूब है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जब स्टूडेंट्स ये लिक्विड इस बहुत ही बारीक ट्यूब में से गुजरते हुए इस पॉइंट पे पहुंचेगा और इस पॉइंट से इसके अंदर एंटर होगा, तो जब आपके पास एक लिक्विड बहुत ही बारीक ट्यूब में से निकल के अचानक से एक बहुत बड़ी ओपनिंग में निकलता है, तो वो लिक्विड एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और जो प्रेशर है स्टूडेंट वो भी लो हो जाता है, और वो जो लिक्विड है जैसे ही वो इधर एंटर होगा तो लिक्विड जो है स्टूडेंट वो दोबारा से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो जाहिर बात है वो इवेपोरेट हो चुका है, और जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। और इस तरह से इस हिस्से में जब लिक्विड एंटर होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, जो फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ पड़ी होती है उसमें से हीट निकल के इसमें आ जाती है और फिर ये वापस नीचे की तरफ जाता है, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। दिस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन एंड condensation enables continuous cooling while avoiding the environmental damage once caused by the ozone depleting CFC। अब ये साइकिल चलता रहता है जिसमें हम
इवेपोरेशन कंडेंसेशन को यूज़ करते हैं। इस हिस्से में स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इवेपोरेशन होती है और जब गैस निकल के यहाँ पे आती है और इन क्वाइल्स में एंटर होती है तो इन क्वाइल्स में कंडेंसेशन होती है हमारे पास। तो ये जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये हमें इस काबिल बनाता है गैस इस रेफ्रिजरेटर को ठंडक प्रोड्यूस करने के लिए, और बगैर सीएफसी को यूज़ किए ठंडक प्रोड्यूस करते हैं और हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी यानी कि बगैर डैमेज किए हम जो है कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जो टॉपिक है ना हमारे पास रेफ्रिजरेशन वाला, ये आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए। और दूसरा हमारे पास आपने याद रखना है कि मॉडर्न जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें कूलिंग जो है हम वो इवेपोरेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन बन सकता है हाउ इवेपोरेशन causes कूलिंग, कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट, ये उसका आंसर हो सकता है। और अगर आप चाहें तो आप साथ इनमें से कोई एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो इवेपोरेशन का जो है वो इटसेल्फ स्टूडेंट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई इशू हो, तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ताकि उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अल्लाह।